नमस्कार, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं खबरों का महाबुलेटिन न्यूज डिकोड, जिसमें मिलती है आपको खबर A to Z। स्वागत है आप सबका। हर खबर के पीछे की असल खबर जानने का सिलसिला शुरू करते हैं। देखते हैं आज का न्यूज डिकोड। छत्तीसगढ़ में 2023 में यानी एक साल के भीतर विधानसभा के चुनाव हैं। कांग्रेस जमीनी स्तर पर खुद को तैयार कर रही है और एक बार फिर प्रदेश कांग्रेस की तरफ से PL पुनिया बस्तर जिले के दौरे पर जा रहे हैं। उनके दौरे से कांग्रेस को क्या लाभ होगा, किस मकसद से जा रहे हैं, एक रिपोर्ट सबसे पहले इस पर। कांग्रेस के कद्दावर नेता और प्रदेश प्रभारी रहे PL पुनिया कल से बस्तर दौरे पर रहेंगे। बस्तर का ये 2 दिवसीय दौरा चुनाव के पहले तैयारियों का जायजा लेने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है। विधानसभा स्तर पर कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन को बेहतर करने की जिम्मेदारी है। स्ट्रेटेजी डिस्कस की जाएगी 2023 के चुनाव के सिलसिले में, और जो भी नीति संबंधी निर्णय है को भी डिस्कशन उसमें होगा। दूसरी ओर भाजपा महामंत्री OP चौधरी का कहना है कि बस्तर के आदिवासियों ने बड़ी उम्मीद के साथ कांग्रेस को सत्ता की कमान सौंपी, लेकिन कांग्रेस सरकार ने सभी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। कांग्रेस को हमारे छत्तीसगढ़ के सभी वर्गों ने, आदिवासी भाइयों ने भी बहुत उम्मीद के साथ सत्ता की कमान सौंपी थी 2018 में। बस्तर की सारी उम्मीदों पर पानी फेरने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया है। निश्चित तौर पर बस्तर कांग्रेस और बीजेपी के लिए काफी अहम है। कहा जाता है कि जो बस्तर जीतेगा वही छत्तीसगढ़ की सत्ता पर राज करेगा। देखना होगा कि 2023 की सत्ता किस पार्टी को जाएगी। तो सुना आपने, और आप ये बात जानते भी होंगे कि छत्तीसगढ़ में राजधानी का रास्ता यानी सत्ता का रास्ता बस्तर से ही आता है। बस्तर की तासीर कैसी है और अब तक इसको लेकर दल इतने सजग क्यों हैं, इस बात को डिकोड करें। बस्तर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और ऐसा माना जाता है कि आदिवासी समुदाय अगर एक बार किसी पार्टी को पसंद कर ले तो वो वर्ग जल्दी से उससे पाला नहीं बदलता, उबरता नहीं। आदिवासी समुदाय को बेहद सीधा सरल माना जाता है, लेकिन उनको साधना, उनको अपने पाले में लाना राजनीतिक दलों के लिए उतनी ही ज्यादा कठिनाई वाला या चुनौती भरा काम है। ऐसे में अगर कांग्रेस बीजेपी में तुलना करें तो बस्तर में कांग्रेस की स्थिति बीजेपी से काफी बेहतर दिखती है। बस्तर की मौजूदा हाल में 12 की 12 विधानसभा सीटें कांग्रेस के पास है। पिछले 2018 के चुनाव में बीजेपी को वहां 12 में से 1 सीट मिली थी, लेकिन वो भी उपचुनाव में उसके पास नहीं रही, वहां पार्टी हार गई। और ऐसे में कांग्रेस के सामने अब ये चैलेंज है कि आदिवासी समुदाय को साध कर अपने पास रख सके। वहीं बीजेपी के सामने चैलेंज है कि वो कैसे कांग्रेस के पाले में सेंध लगा पाए, आदिवासी वोट बैंक को अपने पाले में ला पाए। दोनों दल मेहनत कर रहे हैं और वहीं पर फोकस है। देखना यह कि बस्तर किसे अपनाता है, किसका तिरस्कार करता है, और सबसे बड़ा मुद्दा दोनों तरफों से पूरी तरह स्पष्ट दिखता है। एक तरफ सत्ता पक्ष कह रहा है कि बीजेपी आदिवासियों को नक्सली समर्थक मानती आई, नक्सली मानती आई, तो दूसरी तरफ आरक्षण का मुद्दा लगातार उठाया जा रहा है। चलिए एक और अहम खबर पर लिए चलते हैं आपको। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यों के गृह मंत्रियों के साथ में बैठक की है। हरियाणा के सूरजकुंड में इस बैठक में छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी मौजूद रहे और इस दौरान आंतरिक सुरक्षा समेत नक्सलवाद पर चर्चा हुई। गृह मंत्री ने कहा कि नए IPC CRPC का रूप संसद में जल्द ही पेश होगा और इस पर काम जारी है। इसे बनाने के लिए जबरदस्त होमवर्क किया गया। शाह ने सभी राज्यों के गृह मंत्रियों से कहा है कि हम तभी कामयाब हो सकते हैं जब मिलकर काम किया जाएगा। सभी की जिम्मेदारी है कि अपराध को कंट्रोल करें, खत्म करें, समाज को भयमुक्त बनाएं। गृह मंत्री ने कहा कि वामपंथी उग्रवाद के मौत की घटनाओं में 2014 के बाद से 87% तक की कमी आई। केंद्र और राज्य संयुक्त रूप से लड़े हैं, सफलता मिली है। यह भी कहा कि धारा 370 हटाए जाने के बाद शांति के एक नए अध्याय, एक नए युग की शुरुआत हुई। जहां तक वामपंथी उग्रवाद है का सवाल है, इसमें भी हमने बहुत उल्लेखनीय उपलब्धियां प्राप्त की है। लगभग 77% की कमी हिंसा में 2014 के बाद अब तक आई है और मौतों की संख्या में 87% की कमी दर्ज की गई है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है।
एक जमाने में रेड कॉरिडोर, पशुपतिनाथ से तिरुपति का रेड कॉरिडोर बड़ा प्रख्यात हुआ था। आज वो पूरी लड़ाई को राज्य और केंद्र संयुक्त रूप से लड़े हैं और सफलता हासिल की है। तो खुलकर इस बात को स्वीकार किया गया कि नक्सली हिंसा में होने वाली मौत में 87% की कमी आई है। जाहिर तौर पर यह खुशी की बात है, लेकिन अभी भी रास्ता लंबा है जो हमको तय करना है। सवाल उठता है कि साल 2014 के बाद ऐसा क्या किया गया जिसका नतीजा आज इस तौर पर है या इस तरीके से पेश किया गया। डिकोड करते हैं। पहली बात, केंद्र और नक्सल प्रभावित राज्य सरकारों के बीच में एक बेहतर तालमेल बना है। सूचनाओं का आदान प्रदान तेज भी हुआ है, मजबूत भी हुआ है, बेहतर हुआ है। राज्य सरकारों के बीच समन्वय ठीक से स्थापित हो पाया। केंद्र और राज्य सरकारों ने नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास कार्यों को मिलकर गति देने का संकल्प लिया, जमीन पर उतारा। नक्सल प्रभावित इलाकों में रहने वाले ग्रामीण लोगों का विश्वास जीता गया। प्रत्यर्पण नीति कामयाब रही है। सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ाई गई है। सुरक्षा बलों और ग्रामीणों के बीच में एक जो फेथ बिल्डिंग, विश्वास कायमी, इस पर जमीनी स्तर पर काम हुआ है। नक्सलियों का समर्थन कम करने का प्रयास किया गया, मतलब उनकी चेन तोड़ने का प्रयास हुआ है। और ये सारे वो फैक्टर्स रहे हैं जिसको आप किसकी कामयाबी माने ये हम आपके ऊपर छोड़ते हैं, लेकिन फिलहाल ये बात की जा रही है कि राज्य और केंद्र इस पर जो मिलकर एक मुहिम चलाए हैं उसका एक सकारात्मक असर आंकड़ों में दिख रहा है। अगली खबर मध्य प्रदेश के मंडला से, जहां केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते नगर परिषद के सीएमओ और कांग्रेस पार्षदों पर भड़क गए। क्यों भड़के, देखें रिपोर्ट। सीएमओ साहब, आप तो भी बैल की तरह पहुंचेंगे, तो आप भी जरा इनको सबक लगना चाहिए। ये बयान है केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का। मौका था निवास मंडला के नगर परिषद में शपथ ग्रहण समारोह का। दरअसल निवास नगर परिषद के शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस पार्षदों ने कार्यक्रम का बहिष्कार किया। जब फग्गन सिंह कुलस्ते ने आम सभा को संबोधित किया तो वहां मौजूद सीएमओ से उन्होंने पूछा कि बाकी पार्षद कहाँ हैं। जब उन्हें बताया गया तो उन्होंने सीएमओ को सचेत करते हुए क्या कहा, आप भी सुनिए। मैंने सब 15 के 15 पार्षदों के लिए मैंने कहा, अब नहीं आए, पीछे के दरवाजे से फिर आएंगे, यहाँ उद्यम करेंगे। और इसलिए अध्यक्ष मैडम, उपाध्यक्ष, जरा आप लोग भी जरा कमर कस के तैयार रहे। अगर कोई तकलीफ है तो आप हमको बताइए। फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि ये बीजेपी का कार्यक्रम तो है नहीं, फिर यहाँ कांग्रेस के पार्षद क्यों नहीं पहुंचे। तो साफ तौर पर आपने देखा भी, सुना भी और समझ भी गए होंगे केंद्रीय राज्य मंत्री की जुबान एक बार फिर से फिसली। क्यों फिसलती नेताओं की जुबान? बार बार इस तरह की खबरें रोज हम क्यों आप तक पहुंचाते हैं, क्यों इसको पहुंचाने मजबूर होते हैं, इसको डिकोड करते हैं। सत्ता में पद में बैठे नेताओं को ऐसा माना जाता है, दिखता है कि अहंकार बड़ी जल्दी होता है। वो पद की मर्यादा को अक्सर भूल बैठते हैं। राज्य मंत्री ने कांग्रेस पार्षदों को बैल कहा। वो भूल गए कि जैसे वो जनप्रतिनिधि हैं वैसे पार्षद भी जनता ने ही चुने हैं। कुलस्ते का कद जाहिर तौर पर बड़ा है, गंभीर है। उन्हें अपने पद के मुताबिक गंभीरता खुद भी दिखानी चाहिए, वैसे बयान आने चाहिए। व्यक्ति किसी पद पर बैठकर बड़ा बन जाए ऐसा नहीं, बल्कि कैसा व्यवहार और कार्य वो जनता के लिए करता है, ये इंपॉर्टेंट है। अब आपको हम नेताओं के विवादित बयानों को सुनने की आदत, जैसे हम आप तक खबरें पहुंचा रहे हैं, संभवतः ये कहना पड़ेगा कि डाल लेनी चाहिए, आदत पड़ भी गई। इन नेताओं को विवादित बोलने की एक आदत है। नेताओं से उम्मीद करना अब बेमानी सा लगता है कि वो अपनी जुबान पर कंट्रोल करेंगे, चाहे विरोध में, चाहे माहौल के आवेश में, चाहे अपना माहौल बनाने के फेर में। वो ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे कि जो उनको, उनकी पार्टी को, उनके पद की मर्यादा को तार तार करे। फिलहाल तो ऐसा नहीं लगता। अगली खबर कांग्रेस पार्टी से, जिसकी स्टीयरिंग कमेटी गठित हो चुकी है। बीजेपी के नेताओं ने एक बार फिर स्टीयरिंग कमेटी के नामों को लेकर कांग्रेस को निशाने पर लिया है। देखें। खड़गे को कांग्रेस की कमान मिल चुकी है। खड़गे के अध्यक्ष बनते ही कार्यकारिणी को भंग कर स्टीयरिंग कमेटी का गठन हो चुका है। स्टीयरिंग कमेटी के बहाने बीजेपी को कांग्रेस नेताओं पर हमला बोलने का एक और मौका मिल गया। छत्तीसगढ़ के पूर्व नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि स्टीयरिंग कमेटी में छत्तीसगढ़ से एक भी कांग्रेस नेता का नाम शामिल नहीं है। साफ है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेता कमेटी के योग्य नहीं है। राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी की स्टीयरिंग कमेटी में यदि छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के नेताओं को नहीं लिया जाना, उनके योग्यता के ऊपर में प्रश्न चिन्ह है।
बात मध्य प्रदेश की करें तो मध्य प्रदेश से दिग्विजय सिंह का नाम 29वें नंबर पर है। इस पर बीजेपी का कहना है कि शीर्ष नेतृत्व ने दिग्विजय सिंह का अपमान किया है। तो दिग्विजय सिंह जी को लिया नहीं दिया है, दिग्विजय सिंह जी की बेइज्जती भी की गई है। कमलनाथ जी सुबह से लेकर शाम तक माला जपते रहते हैं नेहरू परिवार की, उनको लिया नहीं। कुल मिलाकर बीजेपी कांग्रेस नेताओं पर हमले का कोई अवसर नहीं छोड़ रही। वैसे भी स्टीयरिंग कमेटी में एमपी छत्तीसगढ़ से सिर्फ एक नेता को शामिल किया गया, जिस पर सवाल उठना लाजमी है। तो अब जिस स्टीयरिंग कमेटी को लेकर इतने ज्यादा चिंता करते हुए हित में सवाल या तंज भारतीय जनता पार्टी ने उठाए, जरा ये भी जान लें कि स्टीयरिंग कमेटी होती क्या है। चलिए इसको भी डिकोड कर लेते हैं। स्टीयरिंग कमेटी का अर्थ होता है कि संचालन समिति, पार्टी को चलाने वाली एक कमेटी, नेताओं का एक ऐसा ग्रुप जो पार्टी को चलाए। कांग्रेस की ये परंपरा रही है कि जब कोई नया अध्यक्ष बनता है तो CWC यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी को भंग कर दिया जाता है और पार्टी को संचालन के लिए स्टीयरिंग कमेटी के हवाले किया जाता है, गठन होता है। ये कमेटी नई कांग्रेस वर्किंग कमेटी के गठन तक काम करती है। आपको बता दें कि स्टीयरिंग कमेटी में पुरानी कार्य समिति के तकरीबन सभी सदस्यों को शामिल किया गया है। वर्तमान में कार्य समिति में 23 सदस्य थे, स्टीयरिंग कमेटी में 47 सदस्य रखे गए हैं। अब देखना यह है कि खड़गे जब अपनी नई टीम बनाते हैं, नई कार्य समिति का गठन करते हैं, तो ऐसा कब तक हो पाता पहली बात, और किस नेता को कौन सी भूमिका उसमें दे पाते हैं। लेकिन इसके पहले ही भारतीय जनता पार्टी को इस स्टीयरिंग कमेटी के नाम के ऊपर कांग्रेसियों को घेरने का एक मौका मिल गया है। चलिए अब एक और अहम खबर के ऊपर आपको लिए चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल आज रायपुर के चारों विधानसभा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक लेने पहुंचे। बैठक में विधानसभा के प्रमुख कार्यकर्ताओं को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था। उनसे आने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव में जीत के लिए सुझाव मांगे गए, मुद्दे पूछे गए, राय जानी गई। इसके अलावा विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर बातचीत हुई। बैठक में प्रदेश सरकार की खामियों और वायदा खिलाफियों को विधानसभावार मुख्यालय से लेकर बूथ तक पहुंचाने की जिम्मेदारी कार्यकर्ताओं को दी गई। अजय जामवाल जी वो सभी विधानसभाओं की बैठक ले रहे हैं। निश्चित तौर पे आने वाले समय में अनेक आंदोलन जो है वो होंगे, क्योंकि भूपेश बघेल की सरकार जो है वो नकारा साबित हो रही है। सभी वर्गों ने उसको नकार दिया है। उसको एक्सपोज करना और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को लेके जो है घर घर जाकर बताना, ये काम जो है हमारे कार्यकर्ता करेंगे। चलिए अब आपने मुद्दे बहुत सारे सुने होंगे साहब, और बार बार छत्तीसगढ़ में एक मुद्दे की गूंज आपको सुनाई पड़ती है। विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेरती, वो शराबबंदी हो नहीं पाती जमीन पर। लेकिन बेमेतरा जिले के 2 गांव की महिलाओं ने अपने गांव की तकदीर इस मामले में बदल कर रख दी। महिलाओं की पहल पर इन दोनों गांव में शराबबंदी लागू हो सकती है और हो पाई है। देखिए रिपोर्ट। ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने अपने गांव की तकदीर बदलने का काम किया। इन्हीं महिलाओं की पहल पर बेमेतरा जिले के साजा के चिल्फी और बेंदरची गांव में शराबबंदी लागू हो पाई। अवैध शराब बिक्री और शराबखोरी से परेशान महिलाओं ने संगठन बनाया और शराबबंदी का फैसला किया। इसके लिए पंच, सरपंच और गाँव के वरिष्ठ लोगों की मौजूदगी में करीब महीने भर पहले एक बैठक करके फैसला लिया। शराबबंदी होना है और जिन शराब बेची तेला 51,000 रुपया डांड मिले जाही। मुखिया हा, पंच सरपंच मन हा, सब साइन उन करके वो शराब बेचने वाला ला बुला के, तो शराब बेचने वाला भी है समर्पण कर दिस कि हाँ मैं शराब नहीं बेचा। यहाँ अवैध शराब बिक्री करने वाले पर 51,000 रुपए का दंड और जानकारी देने वालों को 10,000 रुपए का इनाम दिया जा रहा है। वहीं खुलेआम शराब पीने पर भी जुर्माने का प्रावधान है। महिला मन अपन रैली निकालिन है और गांव में संगठन करे हन सब सियान मन और ये शराबबंदी ला बंद करवाए हन। चिल्फी और बेंदरची गांव की महिलाओं ने वाकई बेमिसाल काम किया, लेकिन अब इस पर भी प्रदेश में जुबानी जंग का सिलसिला जारी है। तो जुबानी जंग इस बात पर भी छिड़ गई। सरकार कहती, यही हम कहते हैं कि जब तक लोग अवेयर नहीं होंगे, खुद से नहीं जाएंगे, तब तक काम नहीं हो सकता। और विपक्ष कहता सरकार से हो नहीं सका तो लोगों ने खुद ये काम करना शुरू कर दिया। फिलहाल ये 2 गांव क्या वाकई में लंबे समय तक मिसाल बनकर सामने आएंगे? क्या बाकी गांव में उन जगहों पर भी ऐसे ही करना पड़ेगा? ये एक अहम सवाल। यूपी के पूर्व मंत्री आजम खान आपको जरूर याद होंगे। रामपुर कोर्ट ने 3 साल की सजा उनको सुनाई और 25,000 रुपए का जुर्माना भी ठोका। आजम खान को यह सजा हेट स्पीच के दोषी पाए जाने के बाद दी गई।
ये आजम खान हैं, जिन्हें आप जानते और पहचानते ही होंगे। यूपी के रामपुर से इनका नाता है और समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं। आज रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने यूपी के पूर्व मंत्री आजम खान को 3 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। मामला हेट स्पीच का था और इस फैसले के बाद आजम खान की विधायकी जाना तय है। इस समय आजम खान रामपुर शहर विधानसभा से विधायक हैं। आज कोर्ट ने जो है इनको 3 साल की, तीनों धाराओं में 3 साल की सजा सुना दी। हाँ, 25,000 रुपए का जुर्माना भी डाला। दरअसल आजम खान पर पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी और रामपुर के तत्कालीन डीएम के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करने का आरोप है। ये बयान उन्होंने थाना क्षेत्र मिलक में एक जनसभा में दिया था। 21 अक्टूबर को ही पिछली सुनवाई में आजम खान एमपी एमएलए कोर्ट में पेश नहीं हुए थे, इसीलिए मामले में अंतिम फैसला नहीं आ पाया था। आजम खान पिछले कई मामलों में 27 महीने जेल में रहे। उन्हें इसी साल 20 मई को जमानत मिली थी। तो न्यूज डिकोड में कुछ ही देर पहले हम बात कर रहे थे नेताओं की फिसलती जुबान से। कई दफा हमने इस बात को डिकोड किया। ये जानबूझकर होता है, भावावेग में होता है, या फिर अपने आप को साबित करते करते माहौल में इतना कैरिड अवे हो जाते हैं कि कुछ भी कहते हैं। कुछ इसी तरह के मामले जानबूझकर स्पीच देने के आरोप के साथ भी सामने आए। एक मामला यह भी था। आजम खान अब माननीय विधायक नहीं रहेंगे। किस कानून के तहत ऐसा होगा? आजम खान का विवादित राजनीतिक इतिहास कैसा है, ये आज के दिन हम आपको डिकोड करके बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2013 में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। कोर्ट के मुताबिक अगर सांसदों विधायकों को किसी भी मामले में 2 साल से ज्यादा की सजा होती है तो ऐसे में उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों पर तत्काल प्रभाव से लागू हो गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 8(4) निरस्त कर दी थी। अब बात आजम खान की करते हैं। आजम खान पर भाजपा सरकार के पिछले कार्यकाल में करीब 80 मुकदमे दर्ज किए गए थे, जिनमें किसानों की जमीन जबरदस्ती हथियाने से लेकर किताबें चुराने, मारपीट करने, बकरी भैंस चुराने तक के मुकदमे दर्ज हुए। ज्यादातर मामलों में उनको जमानत मिल चुकी है। उनके ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर यूनिवर्सिटी पर भी सवाल उठे थे। आरोप है कि जौहर यूनिवर्सिटी बनाने के लिए आजम ने अपनी रसूख का बेजा और गलत इस्तेमाल किया। कई अलग अलग मामलों में सपा विधायक आजम खान 27 महीने तक जेल में रह चुके हैं और अब इस सजा के साथ ये तय है कि वो माननीय नहीं रहेंगे। जिस नियम के आधार पर, फैसले के आधार पर हुआ, उसको हमने आपको विस्तार से बताया। एक अहम मामला, देश की राजधानी दिल्ली में कूड़े पर पॉलिटिक्स हो रही है। क्या, क्यों और कैसे, इस रिपोर्ट में आप समझ पाएंगे। नारेबाजी, हंगामा और प्रदर्शन, ये तस्वीरें दिल्ली के गाजीपुर की हैं, जहां कूड़े के पहाड़ को देखने के लिए सीएम केजरीवाल खुद पहुंचे। केजरीवाल ने बुधवार को ऐलान किया था कि वो गाजीपुर का दौरा करेंगे। उनके दौरे के पहले बीजेपी ने केजरीवाल का जमकर विरोध किया। दिल्ली में एमसीडी चुनाव से ठीक पहले कूड़े पर सियासत तेज है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। केजरीवाल का कहना है कि भाजपा ने 15 साल में कूड़े के 3 पहाड़ खड़े कर दिए, दिल्ली को कूड़े का ढेर बना दिया। इस बार का एमसीडी चुनाव कूड़े के मुद्दे पर ही होगा। 15 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली को 3 बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ दिए और गली गली के अंदर पूरी दिल्ली को कूड़ा घर बना दिया इन लोगों ने। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी दिल्ली सरकार पर कुछ इस तरह आरोप लगा रही है। अरविंद केजरीवाल गैंग के लिए प्रदूषण कोई मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि अगर प्रदूषण मुद्दा होता तो निश्चित रूप से आज मनीष सिसोदिया या अरविंद केजरीवाल ये लोग जमुना जी के किनारे होते। दिल्ली में एमसीडी पर बीजेपी का कब्जा 15 सालों से रहा। केजरीवाल दिल्ली की सत्ता पर काबिज है और अब केजरीवाल की कोशिश है कि एमसीडी पर भी किसी तरह पार्टी का कब्जा हो। तो किसी भी निकाय में सबसे बड़ा मुद्दा साफ सफाई का रहता है लोगों के लिए, और देश की राजधानी एनसीआर का मामला तो फिर निश्चित तौर पर बनता है। दिल्ली में कूड़े पर कोहराम मचा हुआ है, कूड़े पर जमकर सियासत हो रही है। सवाल ये उठता है, आखिर दिल्ली में कूड़ा एक मुद्दा कैसे बना और एमसीडी की राजनीति में किस पार्टी का कितना वजन आज की तारीख में। डिकोड करते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि दिल्ली और दूसरे महानगरों में कूड़े का प्रबंधन एक बड़ी समस्या है। लगातार आबादी बढ़ती गई, लोग पहुंचते गए, नए नए मकान बन रहे हैं, कॉलोनियां डेवलप हो रही हैं। साल दर साल कूड़े की मात्रा बढ़ती जा रही है। लोगों की सेहत पर इसका सीधा असर पड़ता है।
अगर आप किसी कूड़े के पहाड़ के पास से गुजरे हों तो आपको निश्चित तौर पर पता चला होगा कि जहां कूड़े को डंप किया जाता है वहां 2 से 3 किलोमीटर के दायरे की वायु पूरी तरह प्रदूषित होती है, जल स्रोत दूषित हो जाते हैं। बहरहाल दिल्ली कूड़े का प्रबंधन, इसकी जिम्मेदारी एमसीडी के पास है। एमसीडी पर बीजेपी का कब्जा है। केजरीवाल ने दिल्ली में पंजाब की तरह कांग्रेस को तकरीबन खत्म कर दिया है। केजरीवाल सरकार वहां चला रहे हैं। अब वो ये चाहते हैं कि एमसीडी पर भी आम आदमी पार्टी का कब्जा हो जाए। इसीलिए जो जनता की सबसे बड़ी शिकायत या जो सबसे बड़ा मुद्दा है, इस पर उन्होंने फोकस किया है और ये आरोप लगाया है कि जो बड़े बड़े कूड़े के ढेर हैं ये बीजेपी की देन है, जिस पर बीजेपी ने भी जमकर पलटवार किया। भोपाल के शाहजहानाबाद इलाके में एक दुर्घटना घटी और इस दुर्घटना में घंटों बाद भी पॉलिटिक्स जारी है। क्लोरीन गैस के रिसाव के बाद 6 पीड़ितों को हमीदिया अस्पताल में भर्ती किया गया। वहीं मदर इंडिया कॉलोनी के नाले के किनारे रहने वाले 70 से ज्यादा परिवारों को शिफ्ट करना पड़ा। पॉलिटिक्स क्या है, इसके पहले खबर पूरी जानिए रिपोर्ट में। राजधानी भोपाल के ईदगाह हिल्स में लगे नगर निगम के इसी वाटर फिल्टर प्लांट में बुधवार शाम को क्लोरीन गैस का रिसाव हुआ। आसपास रहने वाले लोगों की आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कत शुरू हुई। ये वाकया 900 किलोग्राम सिलेंडर का जोड़ खुलने से हुआ। क्लोरीन गैस के रिसाव से पीड़ित 6 लोगों को हमीदिया अस्पताल में भर्ती किया गया। वहीं मदर इंडिया कॉलोनी में नाले के किनारे रहने वाले 70 से ज्यादा परिवारों को शिफ्ट किया गया। इनमें से कई परिवार गुरुवार सुबह घर लौट आए। वहीं सरकार और नगर निगम अब हालात सामान्य होने का दावा करते हैं। स्थिति नियंत्रण में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है और मैंने कलेक्टर कमिश्नर दोनों से कहा है कि संपूर्ण जो विषय है इसकी जांच कराएं और जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। सरकार और प्रशासन के नुमाइंदे भले इसे सामान्य घटना बताएं, लेकिन झुग्गी बस्ती के लोग इसे भोपाल गैस त्रासदी जैसी घटना बता रहे हैं। अब उन्हें प्रशासन की ओर से मुआवजा मिलने की उम्मीद है। हालांकि ये बात बिल्कुल तय है कि कोई भी दुर्घटना कई दफा मानवीय भूल त्रुटियों लापरवाहियों का नतीजा बनकर ही सामने आई है। इस मामले में जब तक प्रॉपर जांच ना हो जाए, गंभीरता से उसके नतीजे या रिपोर्ट सामने ना जाए, राजनीति नहीं होनी चाहिए। विषय संवेदनशील है। चूंकि भोपाल ने एक बड़ी दुर्घटना, इतिहास की, विश्व की सबसे बड़ी दुर्घटना झेली है, तो वहां के लोगों का डरना पूरी तरह लाजमी है। इस पर कम से कम फिलहाल किसी को राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन ऐसा अफसोस हो नहीं रहा। राजनीतिक बयान इस पर आए। न्यूज डिकोड में आज के लिए इतना ही। महाबुलेटिन होने के साथ साथ हम आपको अपडेट रखने की पूरी कोशिश करते हैं। आपकी प्रतिक्रियाओं का हमको इंतजार रहेगा। अपना अपने परिवार का ख्याल रखिए। फिलहाल पूरी टीम के साथ मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।